अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज के वीलॉग में एक तो आइनी तरामीम के हवाले से अपडेट आपसे शेयर की जाएगी कि आइनी तरामीम होंगी या नहीं होंगी, फजल रहमान साहब का इसमें रोल क्या होगा, पीटीआई क्या अंदर से ऑन बोर्ड है और क्या ये आइनी तरामीम होने जा रही हैं या एक दफ़ा फिर फारिग हो जाएंगी। और दूसरा अहम तरीन टॉपिक है कि पीटीआई ने आज फिर एहतजाज का ऐलान किया है। इस एहतजाज का आउटकम क्या होगा और क्या ये एहतजाज वाकई इमरान खान को रिहा करवा सकेगा और रियासत के लिए कोई बड़ा चैलेंज बन सकेगा। ये दो अहम तरीन मौज़ूआत हैं और फजल रहमान साहब की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है उससे इसका आगाज़ कर लेते हैं। फजल रहमान साहब को 2-3 हफ्ते से मुतहर्रिक हुए और गवर्नमेंट ने उनको ऑन बोर्ड किया, और इससे पहले आप सबको पता है कि फजल रहमान साहब को नज़रअंदाज कर दिया गया था हुकूमत साजी के अमल में और वो नाराज होकर घर बैठे हुए थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब को दोबारा से ऑन बोर्ड किया गया, उनकी ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद जरदारी साहब उनके पास पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचे, मोहसिन नकवी साहब ने एक किरदार अदा किया, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनको मिले, कुछ नॉन इलेक्टेड लोगों से भी उनके राब्ते हुए। मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड हुए और तय ये पाया कि जब तक मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होंगे उस वक्त तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि मुझे फेस सेविंग दे दी जाए और मैं एक इसका आइनी पैकेज खुद बनवाऊंगा अपने लोगों से और वो मैं आपसे शेयर करूंगा और उसमें कुछ चीज़ों को ड्रॉप कर दिया जाएगा। मौलाना की ख्वाहिश पर और उनकी सिफारिश पर और उनकी तजवीज़ पर कुछ चीज़ों को ड्रॉप कर दिया गया, जैसे आइनी अदालत नहीं बनेगी, आइनी बेंच होगा और वो जुडिशल कमीशन बनाएगा वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ों से गवर्नमेंट की मुख्तलिफ जो पार्टीज थी उन्होंने इत्तफाक किया और उसमें ये भी तय था कि मौलाना को फेस सेविंग देते हुए आखिरी मुलाकात नवाज शरीफ साहब के साथ होगी। नवाज शरीफ साहब ने घर में इशाया दिया, उसमें बिलावल साहब भी आ गए, मौलाना साहब आ गए और उसमें नवाज शरीफ साहब के साथ दीगर लोग भी, साहबदार साहब प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग भी मौजूद थे। वहां पे जो चीजें तय हुई उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जराए दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि देखें जो आजकल हालात हैं पब्लिक के, सोशल मीडिया के और पीटीआई की जो सूरत हाल है और जो केपीके की सूरत हाल है, मैं फौरी तौर पर पीटीआई को उस तरह से नहीं छोड़ सकता। बहुत ज़्यादा खौफनाक रिएक्शन होगा पब्लिक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, तो लिहाजा मुझे इस हवाले से भी कोई फेस सेविंग दी जाए। तो इसमें दावा ये किया जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना के 4 लोग राब्ते में आए हुकूमती पार्टीज के या हुकूमत के, तो उनका एक अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और वो वोट कास्ट करेंगे आइनी तरमीम के हक में। अब इस पे इख्तलाफ है और 2 राय हैं इसके बारे में। जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं उनमें एक सोर्सेज ये कह रहा है कि जी मौलाना इसमें ऑन बोर्ड हैं और उनकी मर्जी से ये 4 लोग वोट देंगे और मौलाना इसमें फेस सेविंग ये चाह रहे हैं कि वो मुखालफत करते रहेंगे और वो खड़े रहेंगे पीटीआई के साथ, ताकि उनका पीटीआई वाला जो मोर्चा है और जो उनकी सियासत है वो भी बची रहे और उनका प्लेटफॉर्म भी बचा रहे और वो हुकूमत का काम भी कर जाए। दूसरी इसमें राय ये है कि वो जो 4 लोग हैं वो खुद से मौलाना के मौक़िफ़ से हट के वो वोट देना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है उस पर कोई लेना देना भी हुआ होगा। अब यहाँ पे आके मौलाना साहब रिएक्शन देते हैं और वो पीटीआई फिर उनके साथ खड़ी हो जाती है। यानी पीटीआई के साथ कहा जा रहा है कि एक बड़ी बारीक सी गेम हो रही है जो अक्सर पीटीआई के लोग नहीं समझ सकते। पहले भी सिलेक्शन ऑफ पीपल के हवाले से, लोगों के साथ चलने के हवाले से इमरान खान जगह जगह ट्रैप होते रहे, कई चीज़ों पे ट्रैप हुए। तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि एक ट्रैप है, मौलाना जहाँ पे ऑन बोर्ड होना था वहाँ पे ऑन बोर्ड है। अब मौलाना से आगे अगर बढ़े तो इस पे बात हो सकती है कि क्या ये तरामीम पास होंगी। इस पे हुकूमत एक तो मौलाना के लोगों के ऊपर बैंक कर रही है, दूसरा सबको पता है कि उसमें एक दूसरा रास्ता भी हुकूमत खोलने में कामयाब हो गई है कि किसी भी एमएनए या सेनेटर को वोट देने के लिए वो इस्तेमाल कर सकती है। ये अलग बात है कि अभी इख्तियार है पार्टी सरबराह के पास कि वो उसके खिलाफ जाए, लेकिन वो कब रेफरेंस दायर होगा, कब कार्रवाई होगी, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा उस पर, और वो
वो आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर क्या होता है, वो होता रहेगा। उस मेंबर की नाअहली का मामला कब होगा, तब तक गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी होगी, लिहाजा उस मेंबर का वोट काम कर जाएगा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के साथ गवर्नमेंट राब्ते में है। वो इस हवाले से तवक्को कर रही है कि वहाँ से भी कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा मखसूस सीटों के हवाले से, तो गवर्नमेंट के वारे न्यारे हो जाएंगे। अच्छा, ये तो वो हैं जो मोटे मोटे इंतजामात हैं। अच्छा, पीटीआई अब सारे मामलात में चूँकि वो अपसेट है, उनका लीडर जेल के अंदर है और वो डिपेंडेंट है मौलाना फजल रहमान के ऊपर, और अब मौलाना फजल रहमान ने उनको बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा टेक्निकल तरीके से और बड़ा पॉलिटिकली उनको अंगेज किया हुआ है। और वो मौलाना थोड़ी सी बड़क मारते हैं और वो एक उम्मीद उनको पैदा हो जाती है, क्या मौलाना अपने डंडे सोटे लेकर और अपने मदरसों के तालिब इल्म लेकर उनके साथ खड़े हो जाएंगे और उसके बाद तबाही मच जाएगी और हमारे लीडर बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि मौलाना साहब ऐसा क्यों करेंगे और मौलाना आपको रेस्क्यू क्यों करेंगे। मौलाना के आप अराइवल हैं केपी के अंदर, वहाँ पे आपकी जो तबाही है वो उनकी ज़िंदगी है, आपकी मौत उनकी ज़िंदगी है, तो वो आपको रेस्क्यू क्यों करेंगे। खैर, ये पीटीआई के लोगों की सादगी है और इस सादगी में कुछ देर और वो गिरफ्तार रह सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब गवर्नमेंट हर सूरत में ये आइनी तरामीम करना चाहती है। मौलाना साहब ने कल रात जब इशारा किया कि कोई ताकतवर शख्सियत ये कराना चाहती है, तो पीटीआई के जो साथ खड़े लोग थे उनके तोते उड़ गए, किसी को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो बात कर सके। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पीटीआई के जो बाहर लीडरशिप है उसमें 99% लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अब रहेगी बात कि पीटीआई का आज एहतजाज है, उसका क्या बनेगा। देखिए, इसके हवाले से दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर सियासत का एक बड़ा सीधा सा खेल है कि जो लोग गेट नंबर 4 से आते हैं, हाज़िरी देते हैं, सलाम करते हैं और वो समझते हैं कि रियासत की ताकत को, और वो एक सियासत का तरीक़ाकार है। अच्छा, पीटीआई कहती है कि जो वो इनकलाबी हो गए हैं और वो गैर रवायती तरीके से सियासत करेंगे, वो गेट नंबर 4 पे नहीं जाएंगे। हालांकि माजी में जाते रहे, वहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से आगाज़ हुआ, वहाँ से पले बढ़े, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। चलो, अब ना चाहें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास कोई इतनी बड़ी फोर्स ऐसी हो जो एंटी स्टैब्लिशमेंट और अदारों के खिलाफ इस लेवल पर चली जाए कि वो सारी चीज़ों को बुलडोज करके रियासती ताकत को, पुलिस की ताकत को, फौज को, रेंजर को, तमाम रियासती स्ट्रक्चर को कुचल कर वो कब्जा कर ले। अच्छा, अब इस पे सोचने की बात है कि क्या आपके पास वो ताकत है। जवाब है नो। क्या आपके पास वो कारकुन हैं जो सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे जाके मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं, या हज़ारों की तादाद में। जवाब है नो। क्या आपके पास वो क़यादत है कि जो मरने मारने के लिए हर वक्त तैयार हो और जो इनकलाब के उस कंसेप्ट को समझती हो। क्या आपके पास वो ट्रेंड लोग मौजूद हैं जो बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी के पास मौजूद थे और वो लड़के, और उनका एक 1 पॉइंट गोल था और जिनको अंदर से भी सपोर्ट थी। क्या आपको कहीं किसी इदारे में एक एएसआई भी आपके साथ खड़ा होने को तैयार है। क्या आप ये सारा कुछ लड़ाई के जरिए कर सकते हैं। और मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि अपने लोगों को मरवाने और उनके सर फड़वाने से कहीं बेहतर है कि आपका मामला तो मकबूलियत है ही नहीं, आपका तो मामला कबूलियत है। मैं ये नहीं कहता, मैं को मजबूर नहीं आपको कर रहा कि आप कारकुनों को ना मरवाएं, आप इनकलाब ना लाएं। भाई, अगर आ सकता है तो ले आएं, लेकिन सवाल ये है कि लाएंगे कैसे। अब तो कारकुन ये पूछते हैं कि डी चौक आप कहते हैं, डी चौक हम चले गए, फिर आगे क्या करना है। किसी के गले पड़ना है, किसी इमारत में घुसना है, हमने क्या करना है। वहां बैठे भी रहे, चलो आप डी चौक चले गए, वहां बैठ गए। आप 2, 4, 5, 10 हज़ार लोग लेके अगर वहां बैठे भी रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मासवाए इसके कि वहां दुकानदार तंग होंगे, लोग तंग होंगे। एक हफ्ते के बाद राय आमा आपके खिलाफ होना शुरू हो जाएगी। फिर टीवी के ऊपर, चैनल्स के ऊपर शॉर्ट चलेंगे कि जी ये देखें, इनकी वजह से रास्ता रुका हुआ है, इनकी वजह से एम्बुलेंस नहीं चल रही, इनकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है, इनकी वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे, इनकी वजह से लोग अस्पतालों में नहीं जा रहे, इनकी वजह से लोग दफ्तरों में नहीं जा रहे, और लोग आपको गालियाँ देंगे।
सो ये बड़ी एक कैलकुलेटेड गेम होती है, और सियासत नाम ही इस चीज़ का है कि उसमें आपने अपनी एक अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होती है और उसमें से एक रास्ता तलाश करना होता है। पीटीए ने एक रास्ता, वो इंटरनेशनल किसी मुल्क के साथ रिलेशन का मामला हो या पाकिस्तान के अंदर अदारों से ताल्लुक का हो, वो एक रास्ता इन्होंने बड़ी मेहनत से बंद किया है। और पाकिस्तान की तारीख ये है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई जिसको पीछे कामयाब करने वाले हाथ सपोर्ट नहीं कर रहे होते। ये तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा से लेके जजुस बाली तहरीक तक सबका आप जायज़ा लेके देख लें। बातें मेरी ज़रा सख्त होती हैं लेकिन होती ज़रा दो टोक और सच्ची हैं, क्योंकि मैं उन लफाफा बरदार कंपनी का ना मेंबर हूँ, ना डॉलर लेता हूँ, ना लफाफा लेता हूँ, ना बाहर से तो मुझे लालच है। और मैं बिल्कुल जेन्युइन एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा सिंपल सियासत का एक असूल है। अगर आप एक ही तरीका है, या रवायती आप सियासत का हिस्सा बन जाए या इनकलाबी सियासत हो, और इनकलाबी सियासत के लिए आप उसकी तैयारी करें। और इस तरह लोगों को मरवाना, लोगों को डंडे मरवा के, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी विजडम के, वो मेरा ख्याल है कोई अक्लमंदी नहीं। अपनी ताकत को तो वह बर्बाद या ज़ाया नहीं करते, अपने सिपाही मरवाते नहीं। उनको ज़रूरी नहीं होता कि आपने सीधा जहाज़ दीवार के साथ ही टकरा के सारी सवारियाँ तबाह करनी है ना, उसको सेफ लैंडिंग भी आपने करवानी होती है। ये लीडरशिप का काम होता है। तो लिहाजा लीडर अंदर बैठा हुआ है, मॉब लीडरलेस है, और देखें इसका नतीजा क्या निकलता है। और मुझे आज का जो एहतजाज है उसका भी कोई उस तरह का नतीजा निकलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब देखें ये एक्सट्रीम हो गई है, अब ये एंड हो गया है कि जी अगर आप नहीं निकलेंगे तो इमरान खान की जान चली जाएगी। अब इसके आगे तो कारकुन के लिए मोटिवेशन का कोई लेवल ही नहीं है। ये आखिरी एक मोटिवेशन का एक स्लोगन पीटीए के लोगों को दिया गया। अब देखते हैं शाम तक या कल तक 24 घंटों में सारी चीज़ें वाजे हो जाएंगी, कौन कहाँ खड़ा है। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।